मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो फिजिक्स का पेपर होगा, कौन सा पेपर होगा आपके सामने? जो फिजिक्स का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, वेव एंड ओसिलेशन का। कौन सा? वेव और ओसिलेशन का, दोलन और तरंगे वाला जो पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होने वाले हैं सारे के सारे आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक कंप्लीट आपके सामने क्लास होगी जिसके अंदर सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, प्लस आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा कि आपके सामने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस प्लस टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी चीजों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आपको वीडियो पूरा जरूर से देखना है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पीडीएफ प्राप्त कर लो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो आप आराम से। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें। किसकी बात करें भाई? सबसे पहले अगर अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो आपका जो पेपर होने वाला है क्या होगा, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो और चाहे आपके सामने आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो। किसके? नॉन कॉलेज के अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपके लिए जो पेपर है अब आता है कॉमन पेपर। कैसा पेपर आता है? कॉमन पेपर। पहले अलग अलग पेपर आया करते थे, रेगुलर वालों का अलग पेपर होता था और नॉन कॉलेज वालों का अलग पेपर होता था। अब एक ही पेपर आ रहा है दोनों के लिए, रेगुलर और नॉन कॉलेज का। समझ में आ गया? पेपर की बात को, कितना नंबर का होगा भाई? 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई? 100 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई? 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं इसमें से। समझ में आ गया? 3 घंटे का आपका पेपर देखने को मिलता है। कितने देर का देखने को मिलेगा भाई? 3 घंटे का पेपर देखने को मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब ये 100 नंबर कैसे बटे हुए होते हैं इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले आपके एग्जाम के अंदर सबसे पहले आता है भाग ए। क्या आता है? पार्ट ए, सेक्शन ए देखने को मिलता है। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करूं, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 10% देखने को मिलते हैं। 10% कैसे होते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 के 10%। प्रत्येक प्रश्नों की जो सॉल्यूशन बनाने की सीमा है वो कितनी है भाई? 20 शब्दों में, 20 वर्ड्स में आपके सामने, 20 शब्दों में आपके सामने इनका सॉल्यूशन है वो आपको बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है भाई? 20 शब्दों में आपके सामने इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है आपके सामने। और प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आता है। प्रश्न कैसा आएगा? क्या तो कोई परिभाषा का प्रश्न आएगा। किसका प्रश्न आएगा? क्या तो कोई परिभाषा का प्रश्न आएगा, या किसका प्रश्न आएगा आपके सामने? कोई सिद्धांत पूछेगा, है ना, या कोई वैज्ञानिक का नाम पूछेगा। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। 20 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। 20 शब्दों की बात अगर मैं सीधी सीधी बताऊं आपको, 20 शब्दों का सीधा सीधा अर्थ होता है आपके सामने कितनी लाइन भाई? आपके सामने 3 से 4 लाइन आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने लाइनों में? 3 से 4 लाइनों में। काफी बच्चे पूरा पूरा पेज भर देते हैं, बाद में जाके पछताते रहते हैं, सर हमने तो ना 3 से 4 पूरा पूरा पेज भर दिया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों के लिए टाइम ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आएगा आपके सामने, 2 से 3 लाइनों में सॉल्यूशन बनाना है। अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कैसे प्रश्न आएंगे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये प्रश्न आपके सामने देखो, ये प्रश्न इस तरीके से आएगा प्रत्येक यूनिट से। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आएंगे, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न आएंगे, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न आएंगे और यूनिट फोर्थ से 2 प्रश्न आएंगे। इस तरीके से 2-2 प्रश्न करने पड़ेंगे। और में आएंगे अथवा में आएंगे। आपको जैसे यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर ए बढ़िया लगा, तो यूनिट सेकंड से आपको क्वेश्चन नंबर बी बढ़िया लगा, यूनिट नंबर थर्ड से आपको क्वेश्चन नंबर ए अच्छे से आता है और यूनिट नंबर 4 से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से आता है। तो इस तरीके से आपको चूज करना है। इन दो में से कोई एक पर्सन आपको जो अच्छा लगे वो चूज करना होता है। कोई एक पर्सन जो आपको अच्छा लगे वही आपको करना होता है। समझ में आ गया? तो ऐसे कुल मिला के आपके सामने टोटल 8 पर्सन होते हैं, उसमें से कोई 4 पर्सन, कितने क्वेश्चन आपको? 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 8 में से कितने पर्सन करने होंगे? मात्र 4 पर्सन आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। शब्द सीमा की बात करें
तो शब्द सीमा है लगभग आपके सामने 300 शब्द। कितने शब्दों में सॉल्यूशन बनाना है? 300 शब्दों में। 300 शब्दों का अर्थ कितना होता है? लगभग लगभग 2.5 पेज। कितने पेज भाई? 2.5 पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। 2.5 पेज में। 2.5 पेज का अर्थ है आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आगे पीछे का, और तीसरा आधा पेज आपको बनाना होता है। प्रत्येक यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से एक एक पर्सन तो आपको मिनिमम करना होता ही है। आपको 2.5 पेज में आपको सॉल्यूशन है वो लगभग बनाना होता है। 2.5 पेज का अर्थ आगे पीछे का 1, इस हिसाब से आपको बनाना है। अब काफी बच्चों का सवाल आता है सर कितने पेज बने, तो मैं तो आपको हमेशा ये कहता हूँ भाई 17 से ज्यादा पेज भर देने आपको। तो अगर आप 17 से ज्यादा, और भाई बीएससी का पेपर है, 17 की कोई जरूरी नहीं है, 20 से ज्यादा पेज भर कर आओ भाई। कितने भर के आओ? 20 से ज्यादा पेज भर के आओ, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये जो प्रश्न आते हैं ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, क्या आते हैं? जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं ना आपके सामने, इनमें क्या है कि जैसे प्रश्न एक आता है लेकिन उसमें ए बी सी इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। आपको प्रश्न 4 करने हैं, लेकिन ये कर लो इन 4 प्रश्नों में आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको करवा देते हैं। कितने क्वेश्चन करवा देते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो भाई अच्छे से डेप्थ में जो सिलेबस बताऊंगा उसको अच्छे से तैयारी करके जाना है। बाकी सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको आगे बताने वाला ही हूँ। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, अब सबसे पहले सारी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपके सामने एक स्वतंत्रता कोटि वाले प्रणाली की मुक्त दोलन किसी भी स्वैच्छिक विषमकूप दोलन सरल आवर्त गति। देखो यहाँ पर अगर कोई प्रश्न आपके सामने सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो सरल आवर्त गति और ऊर्जा वाला प्रश्न आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सरल आवर्त गति होती है, जो एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता दूं, उनके लिए आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। उसका जो जटिल घातांकों का प्रयोग है, एसएचएम का गणितीय जो सूत्रांक होता है एक्स टी की पावर आपके सामने ए ई आई डब्ल्यू टी, आपके सामने जो कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक्स टी इजिकल टू ए ई आई डब्ल्यू टी से आपके सामने जो संबंधित जो इसका गणितीय गुणांक होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना आपको। समझ में आ गया? चलिए अगले वाला होता है सायन व ठोस घर्षण के तहत दोलक की क्षति सैव अवमंदक, है ना। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आता है कि जैसे ठोस शयन और ठोस घर्षण के कारण जो दोलक होता है ना, जैसे भाई ये आपके सामने ये है, ये ऐसे घूम रहा है, लेकिन अब इसको लगातार घर्षण और इसकी वजह से जो इसकी स्पीड कम हो जाती है ना, इसके बारे में बताना है। और इसका जो अवमंदन होता है, जो इसका स्पीड का जो रिडक्शन होता है, इसकी स्पीड का रिडक्शन होता है, और जिससे क्षति का क्षय होता है, पावर लॉस होता है ना, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, जो पावर लॉस है और जो अवमंदन होता है, इसकी स्पीड जो कम होती चली जाती है, उससे संबंधित प्रश्न आता है। क्यों होती है? शयन और ठोस घर्षण के कारण दोलकों की ऊर्जा में कमी होती है। भाई ये जो आपके सामने दोलन है, ये ऐसे दोलन कर रहा है, अगर लगातार घर्षण करता रहेगा हवा के साथ, तो इसकी स्पीड है वो कम होती है और ऊर्जा घटती चली जा रही है। उसी स्पीड से थोड़ी घूमता रहेगा, थोड़ा स्लो होगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी गति में कमी आई है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी ऊर्जा में कमी आई है। इसमें कमी आई है भाई, ऊर्जा में कमी देखने को मिली है, इसके वजह से ये आपके सामने ऐसा हुआ है। अगले वाला प्रश्न यांत्रिक और विद्युत प्रणालियों को उदाहरण, है ना। तो आपके सामने जो मैकेनिज्म होता है, कैसे एलसीआर सर्किट काम करता है, कैसे एलसीबी, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो सर्किट होते हैं उसमें कैसे रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है ना, कनेक्टर कैसे काम कर रहा है, ये सब चीजों के बारे में आपको बताना होता है, विस्तृत रूप से आपको पढ़ना होता है। चलिए अब मोशन में भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एन रेखीय अवमंदित आवर्त दोलन की अध्यारोपण और विस्पंदन। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आता है जो एन लीनियर, क्या होता है? एन जो लीनियर अवमंदित जो दोलन होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। समकोण पे आपके सामने 45 या 90 डिग्री पर आपके सामने 2 दोलकों को समायोजन गैर रैखिक दोलन पेंडुलम का एक उदाहरण के रूप में। तो आपको बताना है कि 30 डिग्री से ज्यादा आपके सामने दोलन होता है तो कैसे अनऑर्बिक रीजन बनता है, उसके बारे में बताना है। दोलकों के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी आपको बताना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एन रेखीय वाला प्रश्न और ये 2 दोलकों को जब समायोजन होता है उससे संबंधित आपको प्रश्नों को बताना है। ये था आपके सामने यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। क्या था आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसका कंप्लीट जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए अब बात करते हैं आपके सामने पहले वाले प्रश्न की तरफ। किसकी तरफ? पहले वाले यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बारे में बात करेंगे।
सरल आवर्त गति का विवेचना कीजिए तथा जटिल घातांकों की सहायता से उसकी हल प्राप्त कीजिए। क्या करना है? जो सरल आवर्त गति है, क्या है? जो सरल आवर्त गति है, जो सरल आवर्त जो गति है वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है? सरल आवर्त गति है वो कैसे काम करती है उसकी विवेचना करनी है। तथा जो जटिल घातांक होते हैं, क्या होते हैं आपके सामने? जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स होते हैं उसके आपके सामने हल करके आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डिस्कस द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑब्टेन इट्स सॉल्यूशन यूजिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है उसका आपके सामने प्रयोग करके आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको बता देना है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेना। आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझ में आ गया? जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, इसका प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने। अवमंदित दोलक के ऊर्जा क्षय व शक्ति जो अपव्यय का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? जो अवमंदित दोलक होता है, क्या होता है? जो आपके सामने जो डिस्प्लेंटेशन देखने को मिलता है और पावर लॉस देखने को मिलता है इन द डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्प्लेंटेशन एंड द पावर लॉस इन द डैम्प्ड ऑसिलेशन। कैसे धीरे धीरे आपके सामने जो दोलक है वो आपके सामने जो धीरे हो रहा है ना, उसके पीछे उसकी जो ऊर्जा क्षय है, पावर में कैसे लॉस हो रहा है और उसका शक्ति का उपव्यय कैसे हो रहा है, कैसे वो धीरे 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 होता जा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। भाई कोई एक घड़ी है, अगर आपने पुराने टाइम की घड़ी उसमें देखो एक दोलक है वो ऐसे घूमता रहता है ना, ऐसे घूमता रहता है। तो अब ये जो लगातार अगर आपने कोई भी एक हवा में किसी भी चीज को ऐसे घुमाकर छोड़ दिया तो थोड़ी देर घूमेगी फिर धीरे हो जाएगी। क्यों क्यों धीरे हो रही? क्योंकि उसका पावर लॉस और एनर्जी लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हो रही है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। दो रेखीय आवर्त गतियों के अध्यारोपण से उत्पन्न बिट्स व लिजासु आकृतियों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? दो रेखीय आवर्त गतियां, जो दो अलग अलग प्रकार की आपके सामने जो रेखे लीनियर आपके सामने आवर्त गतियां होती हैं, उसके वजह से आपके सामने जो उत्पन्न बिट्स और जो लिजासु आकृतियां बनती हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये भी अच्छा प्रश्न है। Describe the bits and Lijasus figures produced by the superposition of the two linear harmonic oscillation। तो आपको डिस्क्राइब करना है कैसे सुपरपोजिशन होता है, क्या होता है, कैसे सुपरपोजिशन होता है आपके सामने टू लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन का। किसका? टू लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन का कैसे आपके सामने सुपरपोजिशन होता है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? देखो ये रही ऐसे, ये दो चित्र देखो मैंने बना रखा है। अनवंदित अनडेप्ट होता है ना, जो आपके सामने लगातार क्या हो रहा है, लगातार एक सेम मोशन में वेव में घूम रहा है ना, तो उसका चित्र ऐसे बनता है। उसका जो फोर्स होता है एफ नेट, बल गुणांक कितना होता है? माइनस के एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट के उसका कांस्टेंट होता है, उसके बराबर होता है। अगले वाला क्या है? डंप्ड, तो धीरे धीरे जो आपके सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन में धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, जिसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, उसका एफ नेट कितना बनता है भाई? उसका एफ नेट बनता है माइनस के एक्स माइनस बीवी। क्या बनता है? एफ नेट क्या बनता है? माइनस के एक्स माइनस बीवी बनता है। समझ में आ गया? के कांस्टेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट, बी आपके सामने जो डायरेक्शन में करता है, बी वेलोसिटी होती है, इसके सापेक्ष आप प्रणोदित और अनुनादित, मतलब अगर आप कोई भी को फोर्स दे रहे हो, कोई भी मतलब ऐसे सरल अलग घूम, उसको ऐसे थप्पड़ मार दिया तो वो इधर उधर घूम रहा था, इसके वजह से उसका क्या बनेगा? माइनस के एक्स माइनस बीवी, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, प्लस आपने जो फोर्स लगाया है, कितनी मात्रा में जो फोर्स लगाया है, उसका कोस ओमेगा टी के साथ जो डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम आपके सामने उसका जो रिलेशन होता है उसके बारे में आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से, ये देखने को मिलता है। चलिए अब यूनिट नंबर सेकंड के जो आपके सामने पूरा का पूरा जो सिलेबस है, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। आवर्त बल के साथ अनुबंधित दोलक, अवमंदन तथा प्रणोदित दोलन के बारे में बताइए। क्या बताना आपको? अनावंदित दोलन कैसे होता है, धीरे धीरे जो स्पीड कम हो रही है वो कैसे दोलन होता है, अवमंदन कैसे हो रहा है उसका, प्रतिरोधी पथ को बलने का प्रभाव कैसे होता है, क्षणिक घटनाएं कैसे होती है, और चलित दोलक द्वारा अवशोषित शक्ति, आवर्ती प्रत्युत्तर चरण संबंध व गुणांक को गुणवत्ता अनुबंधित, अरे इतना सब मत पढ़ना है ना, इसमें अनुबंधित दोलन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके सामने जो यूनिट नंबर जो सेकंड है, क्या है, जो यूनिट नंबर जो सेकंड है ना, उसके जो सिलेबस है वो इतना ही है भाई आपके सामने। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखें।
अवमंदित प्रेरित दोलन का सिद्धांत बताइए। क्या बताना है? अवमंदित जो प्रेरित दोलन है उसका सिद्धांत बताना है तथा अनुनाद की स्थिति के बारे में बताना है। क्या बताना है? अनुनाद की स्थिति, जो अनुनाद की जो स्थिति है वो कैसे बनती है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डंप्ड फोर्स। क्या बताना आपको? जो डंप्ड फोर्स होता है, क्या होता है? जो डंप्ड फोर्स होता है ना उसके बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? डंप्ड फोर्स के बारे में बताना है। ऑसिलेशन एंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कैसे जो डंप्ड फोर्स है वो धीरे धीरे कोई भी जो ऑसिलेट जो आपके सामने जो दोलक है वो कैसे उसकी स्पीड कम हो रही है, उसका ऑसिलेशन स्पीड कैसे बढ़ रही है, और रेजोनेंस की स्पीड में आपके सामने अनुनाद की अवस्था में वो कैसे आपके सामने काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है श्रेणी व समानांतर एलसीआर परिपथों में विद्युत अनुनाद की विवेचना कीजिए। क्या करना है? जो श्रेणी, पैरेलल और आपके सामने सीरीज में, जब आपके सामने कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस है ना, वो जब कोई भी सर्किट बना रहे, सर्किट को पहले सीरीज में लगाकर बताओ तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कैसा है, फिर उसको पैरेलल में लगाकर बताओ आपके सामने उसमें इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कैसा है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो यही बताना है कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस सीरीज में लगाकर बताओ कि उसमें कितना है, और फिर पैरेलल में लगाकर बताओ कितना है। अच्छा प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है गुणवत्ता गुणांक, आवर्ती, प्रत्युत्तर एवं चरण संबंध का आपके सामने बताइए। एक्सप्लेन द क्वालिटी फैक्टर। क्या बताना आपको? क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताना है। क्वालिटी फैक्टर के बारे में आपको बताना है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे काम करता है, कैसे लगातार आपके सामने जो ये जो दोलक है वो कैसे काम करता है, और उन दोनों के बीच में आपको रिलेशन भी बतानी है। क्वालिटी फैक्टर के बीच में और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बीच में आपको क्या बतानी है? रिलेशन बतानी है। कैसे क्वालिटी फैक्टर काम करता है, कैसे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो काम करता है। तो ये तीनों प्रश्न अच्छे से कर लेना। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर बार बार आता है। चलिए, आप यूनिट नंबर 3 के आपके सामने सिलेबस के बारे में बात करें तो विद्युत व प्रकाशीय श्रेणी की गैर जो रैखिकता होती है, इसमें आपके सामने जो एलसीआर सर्किट है ना, इसमें विद्युत दोलन श्रेणी में समानांतर एलसीआर कैसे लगता है ना? इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, बेलास्टिक, गैल्वेनोमीटर, अवमंदन का प्रभाव कैसे होता है। जैसे कोई भी गैल्वेनोमीटर है ना, कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसमें अवमंदन कैसे, उसकी स्पीड वो आपके सामने वो धीरे धीरे कम कैसे काम करता है उसको बताना आपको। कम तापमान होता है तब स्प्रिंग कैसे काम करती है, ज्यादा में कैसे काम करती है। क्रिस्टल का प्रकाश विश्व में प्रभाव बताना है। कोई भी जो क्रिस्टल होता है, क्या होता है? कोई भी जो क्रिस्टल होता है ना, कोई भी क्रिस्टल होता है तो उस क्रिस्टल का जो प्रकाशीय उसमें विस्तार कैसे काम करता है, क्या काम करता है? जो प्रकाशीय उसमें विस्तार है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है। विद्युत उपकरणों में गैर रैखिक प्रभाव के बारे में बताना है। क्या बताना है? जो इलेक्ट्रॉनिक आपके सामने इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ना, उसका आपके सामने गैर रैखिक नॉन लीनियर इफेक्ट कैसे काम करता है। क्या काम करता है? नॉन लीनियर इंपैक्ट है वो कैसे काम करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ध्वनिक तरंगों का गैर रैखिक प्रभाव कैसे काम करता है, जो ध्वनि तरंगें होती है उसका गैर रैखिक प्रभाव है वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी बताना है। फिर मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम में विस्थापन को एक्स से डिनोट किया जाता है, वेग को वी से, मास को एम से, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है आपके सामने उसको के से, और जो फ्रिक्शन होता है उसको बी से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसमें चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, करंट को आई से, जो प्रेरण होता है रेजोनेंस को एल से, व्याख्यात्मक धारिता 1/c, और रेजोनेंस को आपके सामने आर से किया जाता है, रेजिस्टेंस या को आपके से किससे किया जाता है? आर से किया जाता है। तो ये दोनों का सिंबल डोनेशन में जो फर्क है उसके बारे में अपन ने देखा। इसके अलावा आपके सामने जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कपल जो दोलक होते हैं, युग्मित दोलक, दो द्रव्यमान गति जो स्प्रिंग या धारिता के माध्यम से जुड़े हो, मतलब दो आपके सामने मास क्या है, दो आपके सामने जो मास है वो किससे जुड़े हैं? आपके सामने स्प्रिंग से जुड़े हैं, उसके बारे में बताना है। दो सामान्य मोड व मिश्रित मोड की गति का विश्लेषण, मतलब कोई भी सिंपल मोशन में गति कर रहा है, कोई मिश्रित मोड में गति कर रहा है, दोनों की गति के बारे में बताना है। अवकलन समीकरण कौन सा बताना आपको? अवकल समीकरण कैसे काम करता है उसके बारे में बताना आपके सामने। और युग्मन का प्रभाव, किसका प्रभाव? युग्मन का प्रभाव है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है। चलिए अगले वाले की बात करें, क्षणिक व्यवहार व दोलक के अनुनाद की समझ होनी चाहिए आपको। किसका ज्ञान होना चाहिए? जो क्षणिक है,
क्षणिक व्यवहार व दोलक अनुनाद की आपके सामने समझ के बारे में बताना है। CO2 और H2O के अणुओं के कंपन में सामान्य मोड के बारे में बताना है कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो आपके सामने एटम होते हैं वो कैसे मोशन करते हैं, वाटर के जो कंपाउंड है वो कैसे मोशन करते हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। अगले वाला टॉपिक है विद्युत युग्मित परिपथ आवर्ती, मतलब जो आपके सामने ये जो पूरा का पूरा परिपथ है, क्या है, जो पूरा का पूरा LCR सर्किट है ना, इसमें आवर्ती, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, इसकी क्या काम करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, युग्मनों को प्रतावित करके प्रेरण बताना आपके सामने, और प्रतिरोधी भार के बारे में आपको, रेजोनेंस लोड के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा एन युग्मित दोलक, जो एन आपके सामने कपल और आपके सामने दोलक होते हैं, उसमें सामान्य मोड होते हैं, अनुदैर्घ्य दोलक होता है, ट्रांसवर्स आपके सामने जो पेंडुलम होता है, मोनो एटॉमिक होता है, डायो एटॉमिक जालकों की गति के बारे में बताना, मोनो एटॉमिक कैसे काम करते हैं, डायो एटॉमिक कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। विद्युत चरण रेखा, संचरण वेग कैसे काम करता है, हानियों के बारे में आपको बताना, ये सब टॉपिक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले युग्मित दोलक, युग्मित दोलक के सामान्य मोड व मिश्रित मोड की गति का विश्लेषण कीजिए। कोई भी जो कपल आपके सामने कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं, क्या होते हैं, जो कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं ना, कपल्ड ऑसिलेटर होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं आपके सामने समझ में आ गया, उनका नॉर्मल मोड कैसे काम करता है और इनका मिक्स मोड कैसे काम करता है मोशन के अंदर कपल्ड ऑसिलेटर का, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। युग्मित दोलक के सामान्य मोड व मिश्रित मोड की गति के बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, एक विमीय मोनो एटॉमिक तथा डायो एटॉमिक जालकों की एक गतीय समीकरण को प्राप्त कीजिए तथा ध्वनिक व प्रकाशीय मोड को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, एक विमीय जो मोनो एटॉमिक कैसे काम करता है और डायो एटॉमिक जालक है वो अपनी गति के समीकरण में कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है, तथा ध्वनिक तथा प्रकाशीय मोड को स्पष्ट कीजिए। कैसे ध्वनिक मोड कैसे काम करता है, प्रकाशीय मोड कैसे काम करता है। डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक एंड द डायोएटॉमिक लेटिस, एक्सप्लेन द अकॉस्टिक एंड द ऑप्टिकल मोड्स। क्या बताना आपको, डिराइव करना है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक एंड डायोएटॉमिक लेटिस, एक्सप्लेन द अकॉस्टिक एंड द ऑप्टिकल मोड्स। चलिए अगले वाले की बात करें, विद्युत संचरण रेखा में संचरण वेग बताइए। क्या बताना है, विद्युत संचरण रेखा में, कौन सी रेखा में, विद्युत संचरण रेखा में, विद्युत संचरण रेखा में संचरण वेग कैसे काम करता है, प्रतिबाधा कैसे काम करती है और स्थायी तरंगे है वो कैसे काम करती हैं उसके बारे में बताना। डिस्क्राइब द प्रोपोगेशन वेलोसिटी, इंपीडेंस एंड द स्टैंडिंग वेव्स इन द इलेक्ट्रिकल एंड द ट्रांसमिशन लाइन। क्या बताना आपको, प्रोपोगेशन वेलोसिटी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, प्रोपोगेशन वेलोसिटी कैसे काम करती है उसके बारे में बताना है। इंपीडेंस कैसे काम करता है और स्टैंडिंग वेव है वो कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। पहला, एक विमीय तरंगे के ठोस छड़ व गैस स्तंभ व डोरी के साथ अनुप्रस्थ तरंगे, मतलब आपको बताना है कि ठोस छड़ में कैसे काम करती है, एक आयाम वन डायमेंशन में जो तरंग समीकरण वेव जो आपके सामने इक्वेशन होती है उसको ठोस छड़ के सापेक्ष में, गैस स्तंभ के सापेक्ष में, डोरी व अनुप्रस्थ तरंग के सापेक्ष में आपको बताना है। समझ में आ गया। द्विविमीय प्रणालियों में सामान्य मोड, मतलब 2D में कैसे काम करता है और 3D में कैसे काम करता है, मतलब 1D में लीनियर काम करता है, 2D में आपके सामने सामान्य मोड की तरह काम करता है और जो 3D में जाता है तो गोलाकार में काम करता है, गोलाकार तरंगे काम करती हैं। इसके बारे में आपको पढ़ना है। सीमा पर डोरी पर तरंगों का परावर्तन व संचरण, क्या बताना है, सीमा पर डोरी, क्या बताना है, सीमा पर आपके सामने जो डोरी होती है उस पर जो तरंगों का जो परावर्तन और संचरण कैसे काम करता है, क्या काम करता है, सीमा पर डोरी की जो तरंगे होती हैं उनका परावर्तन और तरंगों का जो आपके सामने संचरण कैसे काम करता है। ऊर्जा में परावर्तन व संचरण की प्रतिबाधा मिलन के बारे में भी आपको बताना है। निश्चित लंबाई की डोरी में स्थिर तरंगे, कंपन करती डोरी में ऊर्जा, कंपन करती डोरी की सामान्य ऊर्जा के बारे में और स्थायी तरंगों का अनुपात बताना है। तो एक तो सीमा मतलब एक पकड़ी हुई डोरी और एक निश्चित डोरी में तरंगों के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए, फूरियर श्रेणी और त्रिकोणीय श्रेणी कैसे काम करती है, साटूथ तथा वर्गाकार फलनों का विश्लेषण करना है। क्या करना है, फूरियर श्रेणी कैसे काम करती है, त्रिकोणीय व
साटूथ और वर्गाकार फलकों को आपको विश्लेषण करना है। मूल तरंग कैसे काम करती है, हार्मोनिक जोड़ कैसे काम करता है और वर्गाकार तरंग कैसे वो काम करती है। जो फंडामेंटल तरंग है वो तो ऐसे काम करती है, हार्मोनिक का उसका लगातार मोशन होता रहता है और वर्गाकार वाली में ऐसा मोशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। एक विमीय तरंग का समीकरण प्राप्त कीजिए। क्या करना है, वन डायमेंशनल आपके सामने जो वेव है, क्या है, वन डायमेंशनल वेव है, उसके बारे में बताना है तथा उसका हल का वर्णन करना है। क्या करना है, उसके हल को पूरा का पूरा वर्णन करना है। डिराइव द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। क्या बताना है, वन डायमेंशनल सॉल्यूशन, वन डायमेंशनल वेव, कैसी वेव, वन डायमेंशनल जो वेव है, वन डायमेंशनल वेव वो कैसे काम करती है और इनके जो आपके सामने सॉल्यूशंस भी बताने आपके सामने, इनके सॉल्यूशन है वो कैसे काम करते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। स्थिर तरंगों का सिद्धांत बताइए तथा कंपन करते हुए डोरी की ऊर्जा का विवेचना कीजिए। क्या करना है, जो स्थिर तरंगे हैं, जो स्टैंडिंग वेव है, कैसी वेव है, जो स्टैंडिंग वेव है, कैसी वेव आपके सामने, भाई जो स्टैंडिंग वेव है वो कैसे काम करती है उसके बारे में बताना है। और एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो आपके सामने जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, जो डोरी है, जो कंपन करती हुई डोरी का ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले की बात करें, फूरियर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, फूरियर श्रेणी के बारे में आपको बताना है कि सहायता से वर्गाकार व त्रिकोणीय तरंगों की विश्लेषण करना है। क्या करना है आपके सामने, जो फूरियर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, जो फूरियर श्रेणी उसकी सहायता से वर्गाकार व त्रिकोणीय जो तरंगे उसका विश्लेषण करना है। एनालाइज द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल वेव यूजिंग द फूरियर सीरीज, तो फूरियर सीरीज के माध्यम से एनालाइज करना है आपके सामने स्क्वायर और जो ट्रायंगल वेव है वो कैसे काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेना, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। इसका फिजिक्स का ऑसिलेशन एंड वेव का, ऑसिलेशन एंड वेव का पूरा सिलेबस रहेगा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।